फरवरी 2019 पुलवामा हमला। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक ऐसा संकट था जिसने दो न्यूक्लियर पावर वाले पड़ोसी देशों भारत और पाकिस्तान को जंग के बिल्कुल मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो आज हम इस घटना की एक एक परत को खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था और उसका मतलब क्या है। 40 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो 40 जानें थीं, सीआरपीएफ के जवानों की जानें जो उस एक दिन में चली गईं। और यही वो संख्या है जिसने घटनाओं के एक ऐसे सिलसिले को जन्म दिया जिसकी गूंज पूरे दक्षिण एशिया में सुनाई दी। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम उस दिन की घटनाओं को देखेंगे, फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस हमले के पीछे की वजह क्या थी। इसके बाद हम भारत की जवाबी एक्शन का एनालिसिस करेंगे, उससे जुड़े विवादों और जांच पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस पूरे संकट का असर कितना गहरा और लंबा रहा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस दिन से। 14 फरवरी 2019, एक ऐसा दिन जिसे भारत के इतिहास में शायद हमेशा एक काले दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। उस दिन सुबह सुबह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सीआरपीएफ का एक बहुत बड़ा काफिला जिसमें 78 गाड़ियां थीं जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। लेकिन दोपहर के 3:15 बजे एक जोरदार धमाके ने सब कुछ बदल कर रख दिया। शाम होते होते तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। ये एक आत्मघाती हमला था और इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ले ली थी। तो ये हमला किया किसने? हमलावर का नाम था आदिल अहमद डार, पुलवामा का ही रहने वाला एक 22 साल का नौजवान। और बात सिर्फ जिम्मेदारी लेने तक नहीं रुकी। जैश-ए-मोहम्मद ने डार का एक पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो भी जारी कर दिया, जिससे इस हमले में उनके हाथ होने पर कोई शक नहीं बचा। इस हमले की गंभीरता को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये पिछले 30 सालों में कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुआ सबसे जानलेवा हमला था। इस एक घटना ने, आप कह सकते हैं, पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हर तरफ सदमा और गुस्सा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हमला हुआ क्यों? अचानक से इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस इलाके के मुश्किल इतिहास को देखना होगा। देखिए, कश्मीर का मुद्दा दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत ही सेंसिटिव मसला रहा है। यहाँ उग्रवाद ने हजारों जानें ली हैं। पुलवामा हमला इसी पुराने तनाव में, आप कह सकते हैं, एक बहुत ही खतरनाक मोड़ था जिसने टेंशन को एक बिल्कुल नए और खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया। तो फिर इस साजिश के पीछे दिमाग किसका था? भारत की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, NIA, उसने सीधा सीधा जैश-ए-मोहम्मद के लीडरशिप की तरफ उंगली उठाई। NIA के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि JM चीफ मसूद अजहर का भतीजा उमर फारूक था। इस हमले के बाद पूरे देश में जाहिर है बहुत गुस्सा था और सरकार पर जवाबी कार्रवाई का बहुत ज्यादा दबाव। तो भारत ने क्या किया? आइए अब उस पर नजर डालते हैं। पूरे देश में शोक था और पर्दे के पीछे चल रही थी प्लानिंग। हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी को भारत ने जवाब दिया। इंडियन एयरफोर्स ने एक टॉप सीक्रेट मिशन लॉन्च किया जिसका कोड नेम था ऑपरेशन बंदर। और बस यहीं से इस घटना की दो अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ भारत का दावा था कि ये एक कामयाब नॉन मिलिट्री स्ट्राइक थी जिसमें बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप तबाह कर दिया गया और 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना था कि भारतीय जेट्स ने जल्दबाजी में एक खाली जंगल में बम गिराए और भाग गए, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन 27 फरवरी को ये संकट और भी ज्यादा गहरा गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों देशों के फाइटर जेट्स के बीच हवा में लड़ाई हुई, जिसे डॉग फाइट कहते हैं। इस लड़ाई में भारत का एक MiG-21 प्लेन क्रैश हो गया और उसके पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पकड़ लिया गया। बस इसी एक पल ने दोनों देशों को लगभग जंग के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया था। आप देखिए, जब इतनी बड़ी घटना होती है तो सवाल तो उठते ही हैं। तो इस हमले और जवाबी कार्रवाई के बाद भी कई विवाद खड़े हुए। चलिए अब जरा जांच और उससे जुड़ी बहसों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हमले के फौरन बाद जो सबसे बड़ा सवाल सबके मन में था वो ये था कि आखिर ये हुआ कैसे? क्या ये एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर थी? और इस सवाल पर भी दो अलग अलग बातें सामने आती हैं। कई रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि हमले से पहले कम से कम 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे जिनमें ऐसे हमले का खतरा जताया गया था।
यहाँ तक कि सीआरपीएफ की एक इंटरनल रिपोर्ट में भी इसे एक बड़ी खुफिया विफलता माना गया। लेकिन भारत सरकार ने ऑफिशियली ऐसी किसी भी खुफिया चूक से इनकार किया। सिर्फ देश में ही नहीं, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर इंटरनेशनल लेवल पर भी सवाल उठे। कुछ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स जैसे अटलांटिक काउंसिल और रॉयटर्स ने सैटेलाइट इमेजरी का एनालिसिस करने के बाद कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे लगे कि भारत ने किसी बड़े टारगेट को हिट किया है। ये सीधे सीधे भारत के दावों के उलट था। तो एक तरफ ये इंटरनेशनल विवाद चल रहे थे, दूसरी तरफ भारत की एनआईए अपनी जांच में लगी हुई थी। उन्होंने पता लगाया कि हमले में करीब 300 किलो एक्सप्लोजिव यूज हुआ था। एनआईए ने 19 लोगों के खिलाफ 13,800 पन्नों की एक चार्जशीट फाइल की और 2021 तक इस केस से जुड़े 7 मुख्य साजिशकर्ता या तो मारे जा चुके थे या गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो ये तो हुई मिलिट्री एक्शन और जांच की बात, लेकिन इस पूरे संकट का असर सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। इसके बहुत दूर तक जाने वाले डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक नतीजे भी हुए। मिलिट्री जवाब के साथ साथ भारत ने इकोनॉमिक प्रेशर भी बनाया। सबसे पहले तो पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया गया। पाकिस्तानी सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी 200% तक बढ़ा दी गई और एफएटीएफ जैसी इंटरनेशनल संस्थाओं पर दबाव बनाया गया कि वो पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग के लिए अपनी ग्रे लिस्ट में ही रखें। पूरी दुनिया में इस हमले के जबरदस्त निंदा हुई। 48 से ज्यादा देशों ने भारत का साथ दिया और खास तौर पर अमेरिका ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया, जो उस वक्त भारत के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक सपोर्ट था। और ये कोर्ट, ये इस संकट के ऐतिहासिक महत्व को बिल्कुल साफ कर देता है। ये कोई छोटी मोटी सीमा पर झड़प नहीं थी। इतिहास में ये पहली बार था जब 2 न्यूक्लियर पावर वाले देशों ने एक दूसरे की जमीन पर एयर स्ट्राइक की थी। इससे ज्यादा गंभीर स्थिति की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो इसका सबसे बड़ा सबक क्या है, सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? देखिए, इस संकट ने एक बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट सेट कर दिया। इसने दिखाया कि अब भारत और पाकिस्तान दोनों ही फुल स्केल जंग का खतरा उठाकर भी एक दूसरे के खिलाफ लिमिटेड मिलिट्री एक्शन लेने को तैयार हैं। इसने दोनों देशों के बीच की रेड लाइंस को धुंधला कर दिया, जिससे भविष्य में किसी भी संकट के दौरान सीधे टकराव का खतरा बढ़ गया है। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। पुलवामा संकट ने दक्षिण एशिया में लड़ाई के तौर तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे ये इलाका पहले से ज्यादा सुरक्षित हुआ है या फिर अनजाने में इसने एक और बड़े टकराव का रास्ता खोल दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।